फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? जैसा आप जानते हैं कि ये कंफर्म हो चुका है कि अगस्त में आपका पेपर होना है और हमें क्या करना है कि हमें अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन बनाना है। तो वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता और आप लोगों को यहाँ पर मैं मैनेजमेंट की तैयारी करवा रही हूँ यूजीसी नेट के लिए, जैसा आप जानते ही हैं। और कॉमर्स में भी आप लोगों के काफ़ी हद तक सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट काफ़ी सारा सिलेबस आप लोगों का सेम है, तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ पर। चैनल पर जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट है अलग अलग, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के थ्रू यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जैसा आप जानते हैं आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन है स्पेशली फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस रिवीजन के लिए, हम यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस का रिवीजन करने वाले हैं, जहां पर मैं आप लोगों को 14 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाली हूँ जिनसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। मतलब इस टॉप को करने के बाद आप लोगों के काफी सारे मार्क्स जो है वो आप रिजर्व कर लोगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, सारे टॉपिक फॉलो कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइज जैसा आप जानते हैं एक संस्था है IFAS, आप इस संस्था को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एंटी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कराती है। यहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और यहाँ पर आप अपने ये जो कोड है, इस कोड को आप अगर यूज करते हैं MM10, यू विल गेट द डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर मैनेजमेंट की स्पेशली प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जो कि 25 जुलाई से आपका एक बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पर अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो आप देख सकते हो। एप्लीकेशंस पर जा सकते हैं, वो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक नंबर 1, अप्रोचेस ऑफ IB। जैसा मैंने कहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये जो कंसेप्ट है दैट इज दी EPRG मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसने दिया है? प्रमोटर ने इस कंसेप्ट को दिया हुआ है ना? किस ईयर में दिया है ये आप लोग मुझे बताओगे। ये जो अप्रोच है आपका एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजनोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक के नाम से जानी जाती है। इंटरनेशनल बिजनेस में भी ये सबसे महत्वपूर्ण अप्रोच के नाम से जानी जाती है, क्योंकि जो एथनोसेंट्रिक अप्रोच है ये कहता है कि हमारा जो टारगेट मार्केट है, मतलब यहाँ पर एथनोसेंट्रिक का मतलब हो गया कि हमको जब बिजनेस करना है तो उस बिजनेस के समय जब भी हम कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट हम सिर्फ और सिर्फ होम कंट्री से करेंगे। किस कंट्री से? होम कंट्री, यानी कि जो भी हमारी जो कंट्री है, कौन सी कंट्री है? जो हमारी होम कंट्री है, जहां पर हमारा हेडक्वार्टर है, वहीं से आप करेंगे बिजनेस। ठीक है, तो वो हो गया एथनोसेंट्रिक अप्रोच। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच कहता है कि जिस जगह पर आप हैं, आपने यहाँ पर होस्ट कंट्री में अगर अपना बिजनेस ओपन किया हुआ है, जैसे कि यूएस में आपने अपना ओपन किया हुआ है बिजनेस, तो यूएस के साथ भी आप अपना जो डील है वो कर सकते हैं। जो आप एक्सपोर्ट है वो आप वहीं के मार्केटिंग, वहां का ही मतलब एक तरह से मार्केटिंग मिक्स को आप यूज कर सकते हैं। रीजनोसेंट्रिक और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, ये कहता है कि यहाँ पर सक्सेसफुली फॉरेन कंट्रीज जो हैं वो एक्सपोर्टिंग करती है अपनी नाइबर्स कंट्रीज के साथ में, जो होस्ट कंट्री है उनके साथ में। और इस स्टेज पर यहाँ पर जो भी आपका सब्सिडीज है वहां पर आप रीजनल इन्वायरमेंट को फॉलो करते हुए अपने काम को कर सकते हो। वही जियोसेंट्रिक कहता है कि द कंपनी एनालिसिस द टेस्ट, ये टेस्ट को, प्रेफरेंसेस को, नीड को आइडेंटिफाई करती है कस्टमर की और उसके अकॉर्डिंग वो जहां से भी मटेरियल उसको मिल सकता है उस जगह से वो मटेरियल को लेती है या उस जगह से वो अपना बिजनेस करती है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही टारगेट है, वो है उसके कस्टमर को खुश रखना। तो इस तरह से आपकी ये यहाँ पर डील करती है आपके इंटरनेशनल बिजनेस में, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजनोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। नाउ द टॉपिक नंबर 2 कहता है आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन सा शामिल नहीं है ना? तो उसमें आपको ऑप्शन दिए गए थे, तो भाई तभी बता पाओगे जब आपको पता होगा कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में क्या क्या शामिल है। तो क्या क्या शामिल है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये शामिल है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये शामिल है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, ये शामिल है। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटीड एजेंसी मेगा शामिल है और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ये शामिल है। तो दे आर दी वर्ल्ड बैंक ग्रुप। क्या करना है? इनके नाम याद रखने हैं, इनके नाम याद रखना है, इन पांचों के नाम याद रखना है, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाते हैं। नाउ द थर्ड टॉपिक इज इंटरनेशनल एंट्री मोड। कैसे इंटरनेशनल मार्केट में आप एंटर कर सकते हैं? तो बड़ा ही आसान सा तरीका है, एक्सपोर्टिंग। या तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर दो या इनडायरेक्ट वे में एक्सपोर्ट कर दो, लेकिन एक्सपोर्ट के थ्रू आप किसी भी इंटरनेशनल बिजनेस में अपने आप को एंटर करवा सकते हो। इसके अलावा दूसरा तरीका है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग मतलब या तो आप किसी की यूनिट की फ्रेंचाइजी परचेस कर लो,
ठीक है, या तो आप किसी के साथ में मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना लो, या फिर टर्न की ऑपरेशन, यानी कि एक बना बनाया प्रोजेक्ट। मतलब ये है कंपनी ए, ये क्या कर रही है, ये वही यूएस में डील करती है, तो ये यूएस में इसने एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर दिया। फिर इंडिया से जो पर्सन आया हुआ है जिसको यूएस में काम करना है, वो इस प्रोजेक्ट को क्या करेगा, मतलब ये वाला जो बंदा है ये इसको क्या करेगा, जो की है प्रोजेक्ट की, जो की है वो इसको दे देगा, ठीक है ना, कि वो इसको क्या करेगा, हैंड ओवर कर देगा। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है दैट इज कॉल्ड द टर्न की ऑपरेशन। टर्न की ऑपरेशंस में एक बंदा बनाता है सारी की सारी चीजों को, सारे ऑपरेशन, सारा डिजाइन, सब कुछ उसने तैयार करके किसी दूसरे को वो हैंड ओवर कर देता है, ठीक है ना, तो दूसरे को वो हैंड ओवर कर देता है, दैट इज द टर्न की प्रोजेक्ट, कि आपने उसको टर्न कर दिया है। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट का एक और तरीका है पोर्टफोलियो, कि आप अपने बिजनेस को पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये सबसे ही अच्छा, मतलब इजी तो नहीं बट हाँ दिस इज गुड वन, ये एक अच्छा तरीका है मार्केट में एंट्री करने के लिए। डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स होती हैं यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉग्नोमेट्रिक, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, इन सभी के थ्रू आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी एक तरीका है इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के लिए। अभी आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया था, टॉपिक नंबर 4, जो एंट्री मोड है इंटरनेशनल एक्सपांशन का, उस एंट्री मोड को आपको बताना था, जिसमें आपको अलग अलग एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, आपको अलग अलग एक तरह से क्या दे दिए गए थे, सीक्वेंस दे दिया गया था आपको, ठीक है, और फिर आप लोगों से पूछा गया था। तो ये भी एक तरीका है। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखो, पहला आता है एक्सपोर्टिंग, जिसमें इन्वेस्टमेंट रिस्क जो होती है वो कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा लो होती है। फिर आता है लाइसेंसिंग, फिर फ्रेंचाइजी, फिर स्ट्रेटेजिक अलायंस, जॉइंट वेंचर, देन होली ऑन सब्सिडरी। इस सीक्वेंस को याद कर लेना, ये सीक्वेंस ही आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ओके, चलिए नाउ टॉपिक नंबर 5, जो कि है आप लोगों का डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड, जिसमें अपडेट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डब्ल्यूटीओ में अभी यहाँ पर जो जनरल डायरेक्टर बने हुए हैं, या डायरेक्टर जनरल जो बनी हुई है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, वो है आपकी निग्रेरिया निगोजी, ठीक है। तो ये जो आपका नाइजेरिया निगोजी है, ये एक लेडी है, और जो पहली ऐसी लेडी है जो यहाँ पर फर्स्ट अफ्रीकन ऑफिशियली यहाँ पर ये बनी हुई है, फर्स्ट वुमन है जिन्होंने इस पोजीशन को होल्ड किया हुआ है, इसलिए इसकी जो वैल्यू है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फर्स्ट होल्डर कौन थे, या फिर डायरेक्टर जनरल कौन थे, वो थे आपके पीटर सुथरलैंड, ठीक है। तो ये टॉपिक भी याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ की पॉइंट्स हैं जो डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है, लाइक डब्ल्यूटीओ एक सक्सेसर है, क्या है, सक्सेसर है किसका, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, यानी कि गेट का, विच वॉज क्रिएटेड इन 1947। कहने का मतलब ये है, पहले हमारा गेट आया, जब गेट जो था इसके ऊपर एक तरह का ये एक्सपेरिमेंट था, क्या था, एक्सपेरिमेंट था। यहां पर एक्सपेरिमेंट हुआ टैरिफ और ट्रेड के लिए, एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, सक्सेस हुआ। जब ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ तो फिर इसमें क्या होती थी, कुछ मीटिंग्स होती थी, क्या होती थी, कुछ मीटिंग्स होती थी। मीटिंग होते होते एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग का नाम था उरुग्वे राउंड, क्या नाम था, उरुग्वे राउंड। तो ये जो मीटिंग थी जिसमें हमने देखा कि ये जो उरुग्वे राउंड है, यहाँ पर इसने क्या किया कि लीड किया कि गेट को डब्ल्यूटीओ में कन्वर्ट कर दिया जाए, किसको, गेट को डब्ल्यूटीओ में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसके बाद आपका 1 जनवरी 1995 में डब्ल्यूटीओ आपका क्रिएट हुआ था, इसलिए ये आपका प्रिपरेशन मोड है और ये आपका सक्सेसर के नाम से जाना जाता है। The agreement established the WTO commonly known as मार्केश एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट है इसे मार्केश एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है, वो साइंड इन मार्केश, ये आपके माराकेश मोरक्को में 1994 में आपका जो है वो साइन किया गया था। और WTO जो है यहाँ पर रूल्स ऑफ ट्रेड नेशंस, उसके लिए इसको बनाया गया है। और अगर मेन डिफरेंस देखा जाए तो जो गेट है और डब्ल्यूटीओ का, कि गेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स में डील करता था, लेकिन डब्ल्यूटीओ गुड्स के साथ साथ सर्विस में भी डील करेगा, साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी डील करेगा। ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। डब्ल्यूटीओ में 164 मेंबर्स हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी इंक्लूडेड है, साथ में 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड है। इसका मेन पर्पस है कि आपको जो टैरिफ है
या फिर अदर जो बैरियर्स है उनको आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है. दिस इज द मेन टारगेट ऑफ WTO. एंड इंडिया इज द फाउंडर मेंबर. ये जो है ये फाउंडर मेंबर है गेट का. और जो इसका सक्सेसर है वो क्या है, WTO है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं WTO से रिलेटेड, राइट. चलिए एक और चीज ये भी आपसे पूछा जाता है, ये TPRB का फुल फॉर्म पूछा गया था कि व्हाट इज द TPRB. तो भाई दिस इज दी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी. तो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी किससे जुड़ा हुआ है, WTO से जुड़ा हुआ है. जो क्या करता है, जो ट्रेड को एक तरह से पूरा रिव्यू करता है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या बिजनेस हुआ है, कैसा हुआ है, उन सबको ये देखने का काम करता है. तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, इसका जो स्ट्रक्चर देखा जाए तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इसमें होता है. उसके बाद जनरल काउंसिल आती है जो दो तरह की होती है, एक जो डिस्प्यूट सेटलमेंट करती है, एक जो ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करने का काम करती है. और ये जो जनरल काउंसिल होती है यहाँ पर गुड्स के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और सर्विसेज तीनों के लिए है. जैसा अभी हमने बताया भी था कि WTO यानी कि जो हमारा गेट है वो सिर्फ और सिर्फ डील करता था गुड्स में, लेकिन जो WTO है वो डील करता है गुड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सर्विसेज तीनों में. ठीक है, तो ये हमारा है टॉपिक नंबर 6. याद रखना, पूछा गया है एग्जाम में. नाउ टॉपिक नंबर 7, बेसिक डिफरेंस. अब तक मुझे लगता है सबको पता चल ही चुका होगा. सो दिस इज द परमानेंट एंड दिस इज द प्रोविजनल. गेट प्रोविजनल है, WTO परमानेंट है. WTO के मेंबर्स थे, लेकिन गेट जो था इसमें कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज थी जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए जुड़ी हुई थी. द WTO डील विद ट्रेड इन सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बल्कि गेट जो था वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स में डील करता था. ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन WTO एंड गेट. और कब कब आया था, 1947 और 1995. क्लियर. चलिए टॉपिक नंबर 8, WTO के एग्रीमेंट. इन सबके फुल फॉर्म आप लोगों को याद रहने चाहिए, कई बार ये भी पूछे गए हैं. सो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गेट. जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, ट्रेड रिलीज्ड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिप्स. ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजरमेंट, ट्रिम्स. एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑफ टेक्निकल बैरियर्स ट्रेड, और सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी एग्रीमेंट. दे आर द बेसिक एग्रीमेंट्स दैट हेल्ड बाय द WTO. ठीक है, इनको आपको याद रखना है. नाउ द टॉपिक नंबर 9, this is related to the greenfield investment and the brownfield investment related to the FDI. This is the type of FDI. तो ये टॉपिक बहुत बार पूछा गया है कि ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है. तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि एक न्यू वेंचर को आप ओपन कर रहे हो, एक न्यू वेंचर यू आर ओपन इन दी न्यू कंट्री, है ना. न्यू कंट्री में न्यू वेंचर्स को आप ओपन कर रहे हो, तो यहाँ पर रिस्क जो है वो काफी हाई रहता है. ठीक है, बट यहाँ पर आपको ग्रो के चांसेस भी बहुत अच्छे मिलते हैं. सो दिस इज द ग्रीन फील्ड. एंड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कंपनी किसी पुराने बिजनेस को क्या करती है, परचेस करती है या फिर लीज पर ले लेती है ना. तो वो होता है आपका ब्राउन फील्ड. ठीक है, तो ग्रीन फील्ड मतलब नया पौधा उगा रहे हैं, और ब्राउन फील्ड मतलब कि जो बंजर भूमि है उस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की कोशिश की जा रही है. दैट इज बेसिकली. अब टाइप ऑफ FDI देख लें, ये इसी टॉपिक का ही पार्ट है. जैसे होता है हॉरिजॉन्टल, क्या क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ग्रीन फील्ड, कॉग्लोमेट्रेट एंड ब्राउन फील्ड. इतने तरह के आपके FDI के इन्वेस्टमेंट होते हैं. हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि भाई दिस इज कि ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में एक हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कार मैन्युफैक्चर करता है. इसने इन्वेस्ट किया हुआ है इंडिया की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में. इंडिया की जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें अगर ये इन्वेस्टमेंट करता है तो दिस इज कम्स अंडर दी हॉरिजॉन्टल FDI. ये आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन्टली हो रहा है, ये भी कार मैन्युफैक्चरिंग और ये भी कार मैन्युफैक्चरिंग. वही एक और होता है आपका वर्टिकल. वर्टिकल में क्या हो रहा है, एक फॉरवर्ड हो रहा है, एक बैकवर्ड हो रहा है. अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड का क्या मतलब है समझ लो. ऊपर की साइड जाएंगे तो फॉरवर्ड होगा, नीचे की साइड जाएंगे तो बैकवर्ड होगा. ये हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की. इस ऑस्ट्रेलिया की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने डील किया है कहां पर, इंडिया में. ध्यान से देखना, कहां डील किया है, इंडिया में. लेकिन किसके साथ में किया है, जो कार के होलसेलर है ना, क्या है, कार के जो होलसेलर हैं उनके साथ डील किया है. कहने का तात्पर्य क्या हुआ, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने से एक अपर लेवल यानी कि
जो कार का डिस्ट्रीब्यूटर है, जो होलसेलर है, उसके साथ डील कर रही है ना, जो उसके साथ डील कर रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस वन इज ये आपका हो गया फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई। और एक बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई जो होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, अपने से एक नीचे, इसने एक आगे की स्टेप सोची, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद होलसेलर के साथ डील कर रहा है, लेकिन ये किसके साथ डील करेगा, ये यहाँ पर जो सोर्सेज हैं जहां से कार बन रही है, जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन ये डील किसके साथ कर रही है, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो इंडिया में है उसके साथ डील कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई। समझ में आया? आगे की तरफ जाओगे फॉरवर्ड, पीछे की तरफ जाओगे बैकवर्ड। ग्रीनफील्ड अभी मैंने आपको समझाई था। कॉग्लोमेट्रेट अनरिलेटेड बिजनेस सेगमेंट के साथ में जुड़ रहा है, यानी कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इंडिया के कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो कॉग्लोमेट्रेट आपका बन गया। दो अलग अलग अनरिलेटेड बिजनेसेस जो होते हैं वो कॉग्लोमेट्रेट कहलाते हैं। ब्राउनफील्ड भी अभी मैंने आपको समझाया ही था, वही चीज यहाँ पर भी है। नाउ टॉपिक नंबर 10, ये हमेशा पूछा जाता है, विटनवुड्स ट्विंस क्या होता है। सो विटनवुड ट्विंस एक कॉन्फ्रेंस है जो कि विटनवुड कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी जाती है। 1994 में ये हुई थी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। उस समय पर जो तबाही हुई थी उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए दो संस्थाएं ओपन की गई थी, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर कहा जाता है आपका विटनवुड्स ट्विंस। ठीक है, टॉपिक नंबर 11, क्रिसिल। ये एक इंडियन एनालिटिकल कंपनी है जो कि रेट करती है रिसर्च को, रिस्क या पॉलिसी एडवाइजरी सर्विसेज को, और ये अमेरिकन कंपनी है, S&P ग्लोबल के नाम से भी इसको कि ये क्या है, सब्सिडरी है। इसके सीईओ हैं आशुष सुयश और फाउंडेड हुई थी 1987 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसको क्यों लेकर आई हूं मैं, क्योंकि क्रिसिल के ऊपर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है PYQs में, इसलिए क्रिसिल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि क्रिसिल जो है ये रेटिंग कंपनी है। क्या है, रेटिंग कंपनी है। टॉपिक नंबर 12, दोहा राउंड किससे रिलेटेड है, WTO से रिलेटेड है। पहली चीज तो यही पता होना चाहिए। ये क्या है, लॉन्च कब हुआ था, जब 4 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी दोहा में। ठीक है ना, कतार दोहा में नवंबर 2001 में, तब ये आपका दोहा राउंड हुआ था। सक्सीड दी उरुग्वे राउंड, जब उरुग्वे राउंड का सक्सेस हो गया था तो 3 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, सिंगापुर, जिनेवा एंड सेटल। तो उसके बाद फिर ये दोहा राउंड आपका आया था 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी हमारे ट्रेड के जो बैरियर्स हैं उन सबको हमको क्या करना है, कम करना है। और जितनी भी कमिटिंग जो कंट्रीज हैं या जो हमारे नेगोशिएशन के लिए ये ओपन रहती है, जहां पर एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग मार्केट, इनसे जुड़ा हुआ जो भी काम है उनको करने में ये मदद करती है। ठीक है, दोहा राउंड। टॉपिक नंबर 13 है आपका IMF। जैसा हमने कहा कि विटनवुड कॉन्फ्रेंस के दौरान IMF आपका आया था 1994 में। ठीक है, और मतलब द फॉर्मेशन ऑफ IMF इनिशिएटेड इन 1944 और ये ऑपरेशंस में आया था 27 दिसंबर 1945। क्लियर, विटनवुड कॉन्फ्रेंस 1944 में हुई थी, तब IMF के बारे में इंफॉर्मेशन आ चुकी थी और 1945 में इसको लाया गया था। क्लियर, IMF के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि IMF का जो बेसिक रोल है वो मॉनेटरी फंड से रिलेटेड है। ठीक है, मॉनेटरी फंड से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। 2005 में इसमें 191 कंट्रीज इसकी मेंबर्स थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, अब एक और चीज, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। टॉपिक नंबर 14, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, SDR क्या होता है। SDR का फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, क्रिएटेड इन 1969 बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी बास्केट में ये 5 कंट्रीज की करेंसीज मौजूद है, US डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन, जापानीज येन एंड पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, तो SDR करेंसी बास्केट में आपकी ये 5 करेंसीज मौजूद हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये देख लीजिए, दिस इज दी 5-1, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये थे वो 14 महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम में
रिपीटेटिव फॉर्म में पूछे गए हैं जिनको आज हमने कंप्लीट किया है। होप कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और हेल्पफुल है तो क्या करना है, जल्दी से एक लाइक बटन को क्लिक कर देना है, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और पसंद आए तो कमेंट में भी आप जरूर बता सकते हैं कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। एंड ज्वाइन द टेलीग्राम फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेशंस गाइस, ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड प्लस स्मार्ट, ऑल द बेस्ट।